सबको टेट की जो मीटिंग के जरिए हम लोग हिंदी कंटेंट आज हिंदी कंटेंट में आज कारक से संबंधित बातें सुनेंगे। कक्षा होगी सत्र। इससे पहले कल जो मैंने पढ़ाया था अभिकारी शब्दों के अंतर्गत अभिकारी शब्द कितने हैं और वे क्या हैं, उनके भेद क्या हैं, और उसके साथ में लिंग वचन के बारे में मैंने समझाया था। कल एक दो प्रश्न जो कार्य के रूप में आपके सम्मुख रखा था मैं, वे हैं दाता। दाता शब्द का लिंग पहचान कीजिए। और लिंग परिवर्तन भी कीजिए। दाता, कोई इसके बारे में दाता शब्द का लिंग क्या है, लिंग पहचानने के बाद में लिंग परिवर्तन भी करने की कोशिश कीजिए। अपनी आवाज दे सकते हैं, मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं, चार्ट में भी बता सकते हैं आप। सभी म्यूट पे रख दिए शायद। कभी मैं जब पूछता तो म्यूट में रह जाते, जब मैं म्यूट पे रखने के लिए कहता या जैन होते उस समय तो अपनी अपनी आवाज सुनाई देती। और सभी जैन हो रहे इसलिए मैं इसमें एडमिट करना पड़ रहा मुझे। ठीक है। दाता पुंलिंग शब्द है। दाता क्या है? पुंलिंग शब्द। इसका लिंग परिवर्तन करने से स्त्रीलिंग में क्या होता है, दाता का स्त्रीलिंग क्या होता है? दाता का स्त्रीलिंग शब्द दात्री। दात्री। मुझे ये कंफर्म कीजिए मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं। सुनाई दे रही है? कोई कुछ नहीं कह रहे। ठीक है। तो अब हम देखिए दाता पुंलिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग है दात्री। और मैं कुछ ऐसे शब्द भी लिया था वचन संबंधित। वचन संबंधित हमेशा बहुवचन में लेने वाले शब्द कौन से हैं? ये हमेशा सदैव बहुवचन में रहेंगे, ऐसा कुछ बताया। इन शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। कौन से शब्द हैं? वे हैं आंसू, होश, बाल, दर्शन। आंसू, होश, बाल, दर्शन। ये सदैव की बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। तो ये है कल के प्रश्न गुरुकाल के अंतर्गत मैंने दिया था। और अब हम देखें आज का टॉपिक है कारक। कारक आप सब जानते हैं, कारक किसे कहते हैं, कारक क्या है? कारक को तेलुगु में हम बोलते हैं विभक्तुलु, इंग्लिश में केसेस। तो अब हम देखें कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक का अर्थ क्या है, कारक की परिभाषा क्या है, और एक एक कारक के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम देखें कारक ये है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। फिर से एक बार देखिए,
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है, उसे हम कारक कहते हैं। तो कारक के प्रकार कितने हैं? 8 प्रकार हैं। कारक के 8 प्रकार हैं। आप सब जानते हैं 8 प्रकार में क्या क्या है? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन। इस प्रकार 8 प्रकार हैं। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण, संबोधन। ये 8 प्रकार हैं कारक के प्रकार, कारक के भेद। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? जैसे तेलुगु में भी प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी, सप्तमी और अंतिम वाला संबोधन। उसी प्रकार हिंदी में भी तो हम देखें, तेलुगु में प्रथमा विभक्ति डू उड कहते हैं, उसी प्रकार हिंदी में इसी प्रथमा विभक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। डू कर्ता क्या है? जो काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। वाक्य में, हर वाक्य में कर्ता कर्ता कर्म क्रिया, कर्ता कर्म क्रिया, ये हमारा वाक्य रचना है, वाक्य संरचना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर उस प्रकार होता है, कर्ता कर्म क्रिया। तो इसमें कर्ता कौन है? जो काम करता है, जो कार्य करता है, वह कर्ता है। सृष्टि कर्ता, सृष्टि को करने वाला। तो उस प्रकार कर्ता काम करने वाले को कर्ता के। इसका चिन्ह क्या है? ने। तेलुगु में डू मू मुडू बोलते हैं। ए रामुडू, नीवु, मेमु, वाळ्ळु, ऐसे। तो यहाँ पर हिंदी में क्या है? ने का प्रयोग होता है। ये ने चिन्ह ये कर्ता के साथ में ही आता है, कर्ता के साथ में ही आता है। ठीक है। कर्ता के साथ में आता है सर, तो हमेशा आता है क्या सर? हर समय आता है सर? ज्यादातर भूतकाल के, भूतकाल और सकर्मक क्रिया, क्रिया अगर सकर्मक में है और भूतकाल में है तो ने का प्रयोग अवश्य होता है। भूतकाल में अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर, अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर, अपूर्ण भूतकाल में क्या? रहा, ऐसा शब्द प्रयोग होता है। अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर सभी भूतकाल में का प्रयोग होता है। और सकर्मक क्रिया होनी चाहिए। सकर्मक क्रिया वर्तमान काल में, भविष्य काल में नहीं होता है। याद रखिए, ने का प्रयोग वर्तमान काल और भविष्य काल में नहीं होता है। सर आप कहते हैं कर्ता के साथ में ने आना है, राम पढ़ता है, यहाँ पर ने नहीं है ना? नहीं होता है वहां पर ने, क्योंकि वर्तमान काल और भविष्य काल में ने का प्रयोग कभी नहीं होता। भूतकाल में केवल अपूर्ण, केवल अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर, केवल अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर सभी भूतकाल में ने का प्रयोग होता है। ये रही बात। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कर्म कारक। ये जानते हैं ऑलरेडी, इससे पहले हम अभी कर्ता कारक ने का प्रयोग जब भी होता है वो भूतकाल और सकर्मक क्रिया होना चाहिए। जब ने का प्रयोग होता है तो वहां पर क्रिया कर्माधारित होती है, ये याद रखना, कर्माधारित होती है। कर्म के लिंग वचन के अनुसार क्रिया होती है। ये रही बात। फिर हम लोग काल संज्ञा समय में समझाऊंगा पूर्ण रूप से। अब हम देखिए कारक में, कर्ता कारक नियम हो गया, अभी कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह है को। कर्म कारक क्या है? कर्ता द्वारा संपादित क्रिया का प्रभाव, कर्ता द्वारा
संपादित क्रिया का प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े, जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कार्य करने वाला करता है, लेकिन उस कर्ता का कार्य वाला जो क्रिया होती है, संपादित क्रिया है, उसका प्रभाव जिस व्यक्ति या वस्तु पर पड़े उसे हम कर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, कर्म कारक का चिन्ह ये है कि को। एक सेंटेंस बता रहा हूँ, एक वाक्य बता रहा हूँ। सोहन आम खाता है, सोहन आम खाता है। एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस देखिए, सोहन मोहन को पीटता, सोहन मोहन को पीटता। तो इसमें कर्म कारक इसमें आया, दूसरे वाक्य में आया, सोहन मोहन को पीटता है, यहाँ पर को का प्रयोग है। तो पहला वाक्य में सोहन आम खाता है, इसमें कर्म नहीं है क्या? कर्म कारक को नहीं है क्या? ये संदेह उत्पन्न। यहाँ पर आम कर्म है। और देखेंगे दूसरे वाक्य में सोहन मोहन को पीटता है, इसमें मोहन कर्म है। यहाँ पर मोहन को बताया गया, आम के साथ में, आम के साथ वो छिपा हुआ है, उसी में रहता है, अलग से नहीं। मोहन को पीटता है, यहाँ पर को का प्रयोग। तो संदेह उत्पन्न, कब को का प्रयोग कब होता, कब नहीं होता? कर्म के साथ। को का प्रयोग कर्म के साथ नहीं होना है। तो यहाँ पर आम को खाता है, सोहन आम को खाता है, एक गलत वाक्य। आम खाता है, यहाँ पर को नहीं है ना सर? हाँ सर, को नहीं है। तो देखिए, उदाहरण के लिए मैं पाठशाला जाता हूँ लिखना है, या मैं पाठशाला को जाता। तेलुगु में देखिए, वेड़ी पोतुना हो तो मैं बड़ी पोतुना, मैं स्कूल पोतुना प्रकार बोलते। हिंदी में मैं पाठशाला जाता हूँ लिखना सही है, या मैं पाठशाला को जाता हूँ, कोई भी बोल सकते हैं। कृपया आप सभी जैसे प्रश्न पूछते तो उस समय तो अनम्यूट आइए, बाकी समय म्यूट में रहने की कोशिश कीजिए। रमा देवी मैडम जी, आपका अनम्यूट में ही है, आप बोल सकते हैं, नहीं तो म्यूट तो रख दीजिए। मेरी आवाज सुनाई दे रही है या नहीं? अभी तक कोई भी नहीं बोले फिलहाल। क्या हुआ, आप सभी को कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं? कृपया सर उत्तर दे। और एक बार पूछिए सर क्वेश्चन। ठीक है, मैं दो वाक्य पाया। सोहन आम खाता है, दूसरा वाक्य है सोहन मोहन को पीटता। यहाँ पर कर्म ये है कि आम और मोहन है। यहाँ पर मोहन के साथ में कर्म कारक को जुड़ा है, लेकिन आम के साथ में नहीं जुड़ा। यहाँ पर आम में ही को छिपा हुआ है, जो मोहन के साथ में तो को जुड़ा। ऐसा क्यों होता है? उदाहरण के लिए और एक वाक्य पूछा था मैं पाठशाला जाता हूँ करेक्ट है, या मैं पाठशाला को जाता हूँ करेक्ट? मैं पाठशाला जाता हूँ करेक्ट है। मैं पाठशाला जाता हूँ करेक्ट, बहुत बढ़िया। मैं पाठशाला को जाता हूँ करेक्ट नहीं है? नहीं सर। सही है, मैं पाठशाला को जाता हूँ नहीं है। लेकिन हम बातों में बातचीत में क्या, मैं स्कूल को जा रहा हूँ, स्कूल को जा रहा हूँ बोलते हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ नहीं बोलते, मैं स्कूल को जा रहा हूँ। ठीक है। और एक प्रश्न, मैं
शेर को देखता हूँ, मैं शेर देखता हूँ, इन दोनों में कौन सा वाक्य सही है? मैं शेर को देखता हूँ। मैं शेर को देखता हूँ, यहाँ पर को का प्रयोग हुआ। ऊपर मैं पाठशाला जाता हूँ, वहां पर को का प्रयोग नहीं हुआ। मैं सिनेमा देखता हूँ, मैं सिनेमा को देखता हूँ, इन दोनों में कौन सा सही है? मैं सिनेमा सिनेमा देखता देखता हूँ। हूँ। तो वहां पर को किधर चला गया? को का प्रयोग क्यों नहीं हुआ? कुछ उत्तर हो तो बताइए। और मैं घर जाता हूँ या मैं घर को जाता हूँ, इन दोनों में कौन सा सही है? घर जाता हूँ। मैं घर जाता हूँ सही। धन्यवाद माँ, आप रिप्लाई दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जब भी प्रश्न उठाते हैं तो हम सभी यहाँ पर अध्यापक हैं, पाठशाला में भी, कक्षा में भी इसी प्रकार उत्तर का जवाब मिलता है, तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं घर जाता हूँ, वहां पर घर को जाता हूँ क्यों सही नहीं हुआ? ऐसा कुछ कभी कहाँ कहीं आप पढ़े हो तो बताइए। ठीक है, मैं अब समझाऊंगा जो सेंटेंस समझाया, एक बार फिर आपको दोहराता हूँ, उनमें से आप खुद ही उत्तर ढूंढना। मैंने मैं पाठशाला जाता हूँ सही है, मैं घर जाता हूँ सही है, मैं आम खाता हूँ सही है, मैं सिनेमा देखता हूँ सही, मैं शेर को देखता हूँ सही है, मैं मोहन को पीटता हूँ सही है। कहाँ पे को का प्रयोग हुआ, कहाँ पे को का प्रयोग नहीं हुआ, एक बार आप खुद देखिए। ठीक है, मैं ही बताऊंगा उत्तर। प्राणीवाचकों के साथ में को का प्रयोग हुआ है, अप्राणीवाचकों के साथ में नहीं हुआ। समझ गए या नहीं? सर समझ में मैं आए? फिर सर जी मैं स्कूल जा रहा हूँ सही है, स्कूल को जा रहा हूँ सही हाँ, है। वो यहाँ पर अप्राणीवाचक है ना, यहाँ स्कूल अप्राणीवाचक सर। इसके कारण वहां पर को का प्रयोग नहीं आया, नहीं हुआ। मैं सिनेमा देखता हूँ सही है, मैं सिनेमा को देखता हूँ नहीं बोला। और देखिए, मैं आम खाता हूँ सही है, मैं आम को खाता हूँ नहीं कह रहे, क्योंकि आम अप्राणीवाचक। और देखिए, मैं मोहन को पीटता हूँ, मैं मोहन पीटता हूँ नहीं बोल रहे, मैं मोहन को पीटता हूँ, मोहन प्राणीवाचक। और दूसरी बात है, मैं शेर देखता हूँ नहीं बोल रहे, मैं शेर को देखता हूँ, शेर को, शेर यहाँ पर प्राणीवाचक। ठीक है, रमा देवी मैडम की बार बार आप ज्वाइन हो रहे हैं और वापस चले जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। एडमिट ज्वाइन करने के बाद में आपको थोड़ी समय में फिर क्लास में आ सकते हैं आप, कृपया तब तक वेट कीजिए। और इसके बाद में हम देखें कर्म कारक को तेलुगु में उसे की, कु, नी, नु, आयनकु, आमेकी, आयननी, आयननु, इन शब्दों के लिए जिस प्रकार प्रयोग करते हैं उसी प्रकार हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। वह प्लस को उसे, यह प्लस को इसे, इतनी की, अतनी की, आयन को की, कु, नीनु के लिए बच्चों को समझाते समय हम लोग इस प्रकार समझा सकते हैं। जैसे की, कु, नीनु के लिए आप इसके साथ में को जुड़िए, बच्चों को समझ में आ जाए। हाँ, को का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए। रमेश को कलम चाहिए, रमेश कलम सर बोलता हूँ, रमेश कलम ने, रमेश को कलम चाहिए, ऐसे सिखा सकते हैं हम। ये है। और इसके बाद हम चले करंट कारक। करंट कारक इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल केस, इंस्ट्रूमेंटल केस करंट कारक।
इसका देखिए, जो वस्तु क्रिया के संपादन में, जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे, उसे हम करण कारक कहते हैं। उपकरणम बोल देते हैं। उपकरणम का अर्थ है इंस्ट्रूमेंट, हिंदी में करण कारक हो गया। ये है से, करण कारक क्या है? से के द्वारा। हम सब तेलुगु पढ़े हैं, तेलुगु में भी इसी प्रकार होता है, चेतन चेन तोड़न तोड़, उसके लिए करण का प्रयोग हिंदी में किया जाता है। यानी हिंदी में चेता तो से के द्वारा, ये यहाँ पर उपकरण यानी साधन का बोध होता है, तो उसे हम करण कारक कहते हैं। उदाहरण में देखिए, मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ पर से का प्रयोग जो भी हुआ वह करण कारक के अंतर्गत, क्योंकि हिंदी में से चिन्ह दोनों कारकों के लिए सूचित है। एक है करण, दूसरा है अपादान। इन दोनों में अंतर समझना बहुत आसान है, अवश्य भी है। जब भी वाक्य में उपकरण यानी साधन का बोध होता है तो वो करण कारक, जैसे मैं कलम से लिखता हूँ, मैं चम्मच से खाता हूँ। इसीलिए तेलुगु में बताया चेतन चेन तोड़न, चेता और तो का प्रयोग हो तो हम करण कारक का प्रयोग होता है ऊपर से। उसकी उंगली चाकू द्वारा कट गई, उसकी उंगली चाकू द्वारा कट गई। यहाँ पर चाकू द्वारा, द्वारा के द्वारा में बताया, कटने का साधन है वहां पर चाकू, इसीलिए उसे हम करण कारक के अंतर्गत लेते हैं। और इसके बाद में हम चले संप्रदान कारक। संप्रदान, सम यानी कुछ कुछ प्रदान, प्रदान करना यानी कुछ दान करना, उसे हम कहेंगे संप्रदान। संप्रदान कारक का चिन्ह है, संप्रदान कारक का चिन्ह क्या हो सकता है? के लिए को, सर कर्म के पास को का प्रयोग किया है, फिर यहाँ पर को का प्रयोग क्यों है? वहां पर कर्म कारक के रूप में कर्म के साथ में को का प्रयोग होता है। यहाँ पर कुछ प्रदान करने के लिए बोध होता है, तो देखेंगे हम लोग तेलुगु में क्या होता है। ये कोरकुन कई, संप्रदान कोरकुन कई, पिल्लल कोरकुन, पिल्लल कई, ऐसा प्रयोग होता है। तो जब हम कहेंगे वो संप्रदान, तो एक बार हम देखें, मैंने बच्चों के लिए खिलौने खरीदा, मैंने बच्चों के लिए खिलौने खरीदा, मैंने बच्चों के लिए खिलौने खरीदा। నేను పిల్లల కొరకై ఆట వస్తువులు కొన్నాను। इस तरह राम ने श्याम को पुस्तक दी, राम ने श्याम को पुस्तक दी, राम ने श्याम के लिए पुस्तक खरीदी। दोनों में अंतर क्या है देखिए, राम ने श्याम को पुस्तक दी, राम ने श्याम के लिए पुस्तक खरीदी। यहाँ को तो सारे वहां पर कर्म कारक नहीं, क्योंकि श्याम के लिए दिया जा रहा है, कुछ प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि राम ने श्याम को पुस्तक, तो इसलिए देखिए देने और खरीदने की क्रिया श्याम के लिए है, अतः श्याम को एवं श्याम के लिए संप्रदान कारक, यहाँ पर को और के लिए संप्रदान कारक। और इसके बाद में हम देखेंगे संप्रदान कारक के बाद में अपादान कारक, संप्रदान कारक के बाद में अपादान कारक, इसका चिन्ह भी है से। ये ऐसा दान है, अपादान अपात्रदान बोलते हैं, उस प्रकार समझे। एक बार दान देने के बाद फिर रिटर्न नहीं ले सकते। और इसमें कृतज्ञता का बोध होता है, कृतज्ञता यानी अलग होने का बोध होता है। तो हम इसमें इसकी परिभाषा के अंतर्गत हम लिखेंगे
अगर क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग होना, उसे हम अपादान कारक। अगर क्रिया के संपादन में कोई वस्तु अलग हो जाए तो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। पेड़ से पत्ते गिरे, हाँ इसको तेलुगु में देखिए, पेड़ से చెట్టు నుండి आकु राली, ఒకసారి రాలి అంటే మళ్ళీ रिटर्न को, इसीलिए मैं बताया एक बार अलग हो जाना। और क्या तेलुगु में इसे एक अपादान कारक से का प्रयोग तेलुगु में నుండి कंटे, నుండి कंटे इन दोनों के लिए प्रयोग होता है। जैसे कि हैदराबाद से नागर कर्नूल 150 किलोमीटर की दूरी पर, हैदराबाद నుండి सचिन से अंजलि बड़ी है, सचिन कंटे अंजलि बड़ी, నుండి कंटे के लिए प्रयोग होता है। ये अपादान कारक से ऐसे पहचान सकते हैं, इसके लिए आपको सहारा भी दे रहा हूं मैं। और इसके बाद आप देखिए, मैं कल से पढ़ूंगा, मैं कल से पढ़ूंगा నేను రేపటి నుండి చదివేదను, ये भी నుండి का प्रयोग हुआ, ये अपादान कारक। करण में उपकरण का इंस्ट्रूमेंटल केस का प्रयोग होता है, साधन का बोध होता है। अपादान में पृथकता यानी अलग होने का बोध होता है और నుండి कंटे का बोध होता है। वहां पर चेता तो का प्रयोग होता है, यहाँ पर నుండి कंटे का प्रयोग होता है। ठीक है, इसके बाद में है संबंध कारक। संबंध कारक की चिन्ह क्या है? का, की, के। संबंध कारक का चिन्ह है का, की, के। आप सब जानते हैं तेलुगु में संबंध कारक का अर्थ है యొక్క, षष्ठी तत्पुरुष समास हम बोल के बताते हैं। किन యొక్క लोपन कहते हैं, यहाँ पर किन యొక్క नहीं है, केवल యొక్క याद रखिए। संबंध कारक जिस संज्ञा या सर्वनाम, जिस संज्ञा या सर्वनाम, जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जान पड़े, जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जान पड़े तो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जान पड़े तो उसे हम संबंध कारक कहते हैं। इनके चिन्ह है का, की, के। मैं आपको बताया था का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, की का प्रयोग किसके लिए, के का प्रयोग। का पुंलिंग एक वचन के लिए, के पुंलिंग बहुवचन के लिए, की स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग एक वचन और बहुवचन। वचन। हाँ, तो कहाँ प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करना है, तो आपको पुंलिंग कहा कैसे, तो आपको बताया था लिंग पहचान के अंतर्गत वचन बदलकर पहचान सकते हैं, या उसके सामने कुछ विशेषण शब्द जुड़कर पहचान सकते हैं, या क्रिया के अंतर्गत क्रिया का वाक्य प्रयोग करके पहचान सकते हैं। तो हम देखें, उदाहरण के लिए मैं एक प्रश्न पूछा था कल, राजा का बेटा और यह राजा डैश घर है, तो वहां पर कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए? फिर से बोलिए सर। राजा डैश घर है, राजा का घर है, का घर पुंलिंग अकारांत शब्द, और एक वचन के रूप एक में वचन। कैसे पहचाने हम लोग एक वचन होंगे? स्टार्टिंग में यह है और हाँ, अंत में है। हाई के बाजू में बिंदी नहीं। हाँ, है के ऊपर अनुस्वर नहीं, है के ऊपर अनुस्वर नहीं है। नहीं है। अनुस्वर
होता तो वहां पे, यहाँ पर यह नहीं होता। यह के बदले क्या आता उस समय? ये ये राजा डैश घर आई। हई के बाजू में अनुस्वार होता। हाँ, बाजू में नहीं हुआ, ऊपर। तो हम देखें, ये राजा डैश, इस डैश में कौन सा कारक लिखना चाहिए? हम्म, क्या है ये सर? राजा डैश घर आई। यह राजा का घर है। ये राजा डैश घर आई। इतना ये क्लियरली राजा के घर नहीं है। अंतिम में हई का प्रयोग हो रहा है ना, मैं पढ़ू सकते हैं, है नहीं कह रहा हूँ। है मीन्स एक वचन, हई का बहुवचन बस। हम्म, तो ये राजा के है, घर। ठीक है। और यह राजा डैश बेटी। राजा की बेटी यह सर। राजा की राजा की बेटी, ठीक है। अब ये समझ के बच्चों को समझाते समय भी इसी प्रकार हम लोग समझा सकते हैं का की के का प्रयोग किस प्रकार। और पुस्तक में जहाँ भी का की के प्रयोग है उसे हम देख सकते हैं। यही का की के सर्वनाम के साथ जुड़ जाए, माई प्लेस का क्या हो जाता है? मेरा। मेरा, मेरा। हम प्लेस का हमारा, हमारा। हमारा। तुम प्लेस का तुम्हारा, तुम्हारा। टू प्लेस का हम्म, टू प्लेस का तू प्लस का तुम। तेरा, तुम। तेरा। तेरा। बहुत बढ़िया। तो हम देखें बच्चों को इसी प्रकार समझाना है। कहीं पे ऐसा शब्द प्रयोग करना चाहिए। डैश सामने दिया गया, बात सुनाई दे रही है। सामने डैश है, बात में सेंटेंस देखिए, सामने डैश है, बात सुनाई दे रही है, फुल स्टॉप। ऑप्शन है मेरा, ऑप्शन ए मेरा, ऑप्शन बी मेरी, ऑप्शन सी मेरे, ऑप्शन डी मुझे। सर मुझे मेरी। नहीं, ऑप्शन डी। मेरी बात। मेरी बात सुनाई दे रही है। मेरा बात नहीं बोलना चाहिए, मेरी बात कहना चाहिए। क्यों मेरी? बात स्त्रीलिंग शब्द है सर। मैं स्त्रीलिंग, इसलिए मेरी सर। अगर आप बोलते तो मेरा था, क्योंकि आप पुल्लिंग है, इसीलिए आपको मेरा बात को बिल्कुल बोल सकते सर। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, नहीं, मतलब पुल्लिंग एक लड़का बोलता है तो मेरा बात सुनिए, लड़की बोलती है तो मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर। मैं मेरा बात के लिए हमेशा मेरी बात। लड़की भी हो या लड़के लड़का भी भी हो। हो, यानी पुल्लिंग भी हो या स्त्रीलिंग भी हो, एक ही बात बात मेरी ही। कहना है, मेरी बात सुनिए। क्यों मेरी बात बोलना पड़ा? ये थोड़ा समझाइए मुझे। आपको आवाज सुनाई दे रही है या नहीं बोल के मैं थोड़ा जोर से बोलने लगा, बुरा मत समझिए। मेरी बात ही सही है, क्यों? बात स्त्रीलिंग शब्द है सर। स्त्रीलिंग, बहुत बढ़िया। बात स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पर मेरी मेरा इससे वास्ता नहीं है। अगर मेरी की जगह कल्पना है तो क्या कहना है? कल्पना की बात। कल्पना की बात सुनाई दे रही है। अगर मोहन है तो क्या लिखेंगे? मोहन की बात। बस, मोहन रहने दो, कल्पना रहने दो, सुनीता रहने दो, रमेश रहने दो, कोई भी रहने दो, वहां पर की बात आना चाहिए। मेरे माइंड प्लेस की बना, इसलिए मेरी होगी वो। तो ये देखिए, बच्चों को समझना है, का की के डिपेंड्स ऑन कमिंग वर्ड। जो का की के बाद में जो कमिंग वर्ड है, आने वाला वर्ड है, वो वर्ड अगर पुल्लिंग में है तो ये भी यहाँ पर पुल्लिंग होना चाहिए, स्त्रीलिंग में है तो स्त्रीलिंग होना चाहिए, बस इतना ही। हाँ, ये दिक्कतें हमारे लिए बहुत बार उच्चारण के समय होती रहती हैं। मैं वहाँ पर मेरा बोलना या मेरी बोलना संदेह में, बात करने में बात करना ही छोड़ देती कभी कभी। ऐसा नहीं होना चाहिए।
इस संदेह को निपटाने के लिए मैं ये समझाया था। आप सब जानते हैं, अनुभवी अध्यापक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ आपके सम्मुख बताने की। ये है सर ताकि के प्रयोग, इसका पूर्ण रूप से आप जानकारी आपके पास है। और इसके बाद हम देखेंगे संबंध कार्य के बाद में बचा हुआ है अधिकरण कार्य। अधिकरण कार्य क्या है? मैं पढ़ रहा सर। मेरे पर, इसे इंग्लिश में कहते हैं लोकेटिव केस। लोकेटिव केस। तो देखिए लोकेशन बताता है, पेड़ पर, पेड़ पर कौवा है, दीदी पेड़ के ऊपर बंदर है, और घर में माँ है। ये आप लोग हिंदी भारती किताब में सीखे थे। सर पर और के ऊपर इन दोनों में फर्क क्या है सर? अंतर क्या है, ये बहुत हाँ बहुत अंतर। इम्पोर्टेंट। हाँ ठीक, हाँ ये आपको समझाऊंगा। वेरी सिंपल है। तेलुगु में दो प्रकार के शब्द प्रयोग करते हैं, मीदा, पैना। मीदा पैना, इन दो शब्दों के लिए हिंदी में क्या उपयोग कर सकते हैं, बताइए मुझे। मीदा बोले तो पर सर, पैना बोले तो के ऊपर। हाँ मैडम जी, फिर से एक बार दोहराइए। मीदा, मीदा का प्रयोग पर से करते हैं सर हिंदी में, पैना के ऊपर से करते हैं। बस यही है, बस यही है। तो अंतर कैसे पहचाने? तो वेरी सिंपल है। जैसे हम लोग बताएंगे बच्चों को, मेज पर किताब है, मेज पर किताब है, मेज को लगे हुआ है और वहीं पे है किताब। मेज के ऊपर मतलब मेज वहां है, मेज से थोड़ी ऊपर, मेज के ऊपर, उसे हम कहेंगे मेज पर नहीं बल्कि मेज के ऊपर, थोड़े ऊपर। मेज है ना, वहीं पे थोड़े ऊपर, वहां पर किताब। हम लोग अगर मेज पर किताब रखें तो वहां पर मेज पर किताब है कहते, मेज के ऊपर है तो बच्चों को बोलते हैं थोड़ा ऊपर है देखो बेटा, उसी को हम के ऊपर में और ऊपर में अंतर है। ये लोकेटिव केस से अधिक है। अंतिम वाला संबोधन कारक। संबोधन कारक की आश्चर्य की बात, अरे क्या हुआ, एक्सक्लेमेशन नंबर दिया जाता है इसमें, आ दीजिए हे, हरी, अजी, ये सारे संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। तो हम देखें ये कारक, कारकों के नाम कैसे याद है? पहला है कर्ता कारक, कर्म कारक, दूसरा कर्म, तीसरा करण, का। उसके बाद में क्या है देखिए, सम्मा सम्मा सम। एक बार कह दीजिए, का सम्मा सम्मा सम। आपको समझ में आ गया यानी का यानी कर्ता, कर्म, करण, ये तीन तो याद रहते हैं। इसके बाद में सम्मा सम्मा सम यानी सम का अर्थ संपादन कर, संप्रदान कर, संप्रदान। उसके बाद में है पात्र, उसके बाद में है संबंध, फिर तो समा समा, कर्ता कारक से नी है, कर्म कारक को है, करण कारक से है, करण कारक का अर्थ इंस्ट्रूमेंटल केस है, साधन का बोध होता है। संप्रदान कारक के लिए को है, तेलुगु में कोरकुन कई, और संप्रदान के बाद अप्रदान से है, नुंडी कंटे, प्रतिकता का बोध होता है, अलग करता है, पेड़ के पत्ते गिरे, आंखों से आंखों निकले, इस प्रकार। और संबंध कारक काकी के हैं, आप जानते हैं जिसका अर्थ होता है तेलुगु में। और अधिकरण कारक लोकेटिव केस है, मे पर का प्रयोग होता है। और अंतिम वाला संबोधन इसमें आकर का बोध होता है। ये है, आप सब ध्यान। इसके एक हम मैं बताऊंगा, एक सेंटेंस में फॉर्मेशन करेंगे। राम ने रावण को, राम ने रावण तीर से, राम ने रावण को तीर से सीता के लिए
आप सभी लिख रहे हैं शायद ना? राम लिख रहे ने हैं सर। राम ने रावण को तीर से सीता के लिए मारकर, सीता के लिए मारकर लंका से लौटा तो, लंका से लौटा तो राम ने रावण को सीता के लिए मारकर लंका से लौटा तो राम के भक्त, राम के भक्त अयोध्या में जय राम जय राम जय राम कहते पुकारने लगे। तो अब राम ने करता करते, राम को कर्म कारक है, तीर से करण कारक से, सीता के लिए संप्रदान कारक है, के लिए मारकर लंका से यहाँ पर अपादान कारक है, लौट कर लौटा तो राम के भक्त के संबंध कारक है, अयोध्या में अधिकरण कारक, हे राम ये संबोधन कारक, सभी कारक आ गए ना इसमें। कारक के 8 भेद और कारक के 8 चिन्ह इस वाक्य में, एक ही वाक्य में आपको समझाया गया। और इसके बाद में हम देखेंगे कंटेंट के अंतर्गत उपसर्ग। उपसर्ग, उपसर्ग क्या है? इंग्लिश में हम प्रीफिक्स सर, प्रीफिक्स। उपसर्ग वह शब्दांश है, उपसर्ग वह शब्द नहीं, उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाता है। जैसे न्याय, शांति, हिंसा एक अर्थपूर्ण शब्द है, इनके सामने आ एक शब्दांश है, ये जुड़कर अन्याय, अशांति, अहिंसा असत्य, अर्थ में परिवर्तन। तो इसमें अशांति, असत्य, अन्याय, अहिंसा में उपसर्ग क्या है? आ है। कारण क्या है? ये सत्य, न्याय, शांति, हिंसा ये एक परिपूर्ण सार्थक अर्थ वाले शब्द हैं। इनके सामने जो शब्द के पहले जुड़कर इसके अर्थ में परिवर्तन आया हुआ शब्दांश आ है, इसके कारण आ उपसर्ग। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसीलिए आप जल्द से जल्द पहचानना, और परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप लोग अवश्य लिखना, कहीं भी इसका छोड़ नहीं होना चाहिए। तो हम देखें, उदाहरण के लिए मैं कुछ ऐसे बताऊं। अतिरिक्त, अतिरिक्त में उपसर्ग क्या है? अति, अति, अतिशय, अति, अति, अत्यधिक, अति, अत्यंत, अति। अति। बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट देखिए, दुरात्मा। दुर सर, दुह या दुर या दुह, विसर्ग, दुर प्लस आत्मा या दुह प्लस आत्मा सर। जी, ये दुर प्लस आत्मा या दुह प्लस आत्मा कह सकते हैं। मुझे ये पता नहीं, मैं केवल आपको उपसर्ग पूछ रहा हूँ। मैं इसके बारे में, संधि के बारे में आपको बाद में समझाऊंगा। नहीं सर, इसी बताया मैं, उपसर्ग समझते ही हम लोग ये कह रहे हैं कि जैसे संधि में, संधि विच्छेद में जो पहला वाला भाग होता है वही उपसर्ग, ऐसा सभी संदर्भ में नहीं हो सकता। जैसे दुरात्मा है, दुरात्मा का संधि कहना है, संधि विच्छेद करना है, लुहु प्लस आत्मा करना है। उपसर्ग के संदर्भ में हम लोग लिखना है दुर प्लस आत्मा, दुर प्लस क्यों लिखना है? नहीं नहीं सर, दुर डिवाइड करना है ना सर, दुर। आप
अपने दिल में रखना है, लेकिन वहां पर उत्तर में दुर, आंसर क्या है? दुर। रा के नीचे रेप की मात्रा करेंगे, रा के नीचे हलंत मात्रा होनी चाहिए, रेप की मात्रा नहीं, हलंत मात्रा होनी चाहिए, हलन हलन कंपल्सरी होनी चाहिए। क्यों होना है ये आपके लिए होमवर्क समझो, ये कल मुझे बताना है। दुर, इस प्रकार दुर्दिन, दुर सर दुर, दुर्दशा, दुर दुर्जन, दुर दुर्लभ, दुर दुर। रा के नीचे कंपल्सरी हलंत देनी चाहिए। क्यों देना है विकल्प। और इसके बाद में कुछ और एक निर्भय, निर 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 रा के नीचे हलंत देना है या नहीं देना देना सर देना है, मुझे कल बताना। ये प्रश्न आपके लिए होगा। निर, निर्दोष में उपसर्ग क्या है? निर, निर सर निर, निरपराध, निर निरपराध निर पराजय, पराजय पर पर, हीन, क्या सर पराधीन, पर सर पर, प्रतिदिन, प्रति प्रति प्रतिक्षण, प्रति कुमंत्रण, को कुपुत्र, क्या कुपुत्र, कुपुत्र, कुपुत्र में को सर को कुपुत्र, क्या सर कुपुत्र, कुपुत्र में को उपसर्ग सुपुत्र में सु, कुपुत्र में कु, सुकर्म में सु, सुसत्य में सु, सुसत्य वर्त बोल के होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया उत्तर किया। मैं ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत आसान से समझाने वाले शब्द है, इसलिए और इसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? एकदम उपसर्ग के सफिक्स सर उपसर्ग क्या है? प्रीफिक्स है। तो प्रत्यय क्या है? सफिक्स। हम सफिक्स भी जल्दी याद रखते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। बच्चों को समझाते समय बोलना है, उपसर्ग में पहला अक्षर क्या है? उ। प्रत्यय में पहला अक्षर क्या है? पा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हम लोग वर्णमाला लिखते हैं, तो उ पहला आएगा या पा पहले आएगा? बच्चे बोलेंगे उ आएगा, तो वही है उपसर्ग, उ पहला आएगा, पा बाद में आएगा, बस। और उसे समझाने के लिए और इंग्लिश में समझाएंगे तो उपसर्ग को प्रीफिक्स कहते हैं, प्रत्यय को सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या है? पहला अक्षर पी है, सफिक्स में क्या? एस है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पी पहला आएगा, एस बाद में आएगा, ऐसा समझा सकते। तो हम देखें सफिक्स के अंतर्गत क्या है? सफिक्स यानी प्रत्यय वह शब्दांश है, वह शब्दांश है जो पूर्ण शब्द के शब्द अंत में जुड़कर, अंत में जुड़कर इसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। से हम कहते हैं प्रत्यय। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, आपको इतिहास शब्द, मिठाई वाला इतिहास शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ सकते हैं? ऐसा प्रश्न दिया है। इतिहास शब्द में कौन सा प्रत्यय इक जुड़? इक जी, इक जुड़ सकता है जुड़ इक सकते हैं। इक जुड़ने से क्या होता है? ऐतिहासिक बहुत बढ़िया, ऐतिहासिक। आप हम सब टीचर्स इतनी जल्दी जानते हैं, होते भी हैं। और पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय सर उ पुराण पुराण प्लस इक पौराणिक नैतिक में नीति प्लस इक सर वो केवल मैं प्रत्यय ही पूछ रहा हूँ। ओके सर इक इक मासिक में इक सर ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। इसका हम समझ सकते हैं क्या कौन सा प्रत्यय किधर है। ये प्रत्यय और उपसर्ग बहुत कठिन अंक नहीं है, इसलिए मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। इस पे कुछ आपको संदेह हो तो पूछ सकते हैं। मैं समझता हूँ इसमें कुछ संदेह नहीं है।
सर ठीक है। ये अधिकरण कारक फिर एक बार बोलिए सर, मैं समझी नहीं, थोड़े ऊपर बोले आप वो शब्द। राइट है, अधिकरण कारक यानी लोकेटेड केस है, हाँ। लोकेशन, लोकेशन का बोध होता है। हिंदी में हम देखें, में पर अधिकरण कारक चीज में लेते हैं। हम्म, हम्म, अर्थ है इन, जेब में पैसे हैं, घर में माँ है, घर में बिल्ली है, यहाँ पर हम्म, में अधिकरण। हम्म, पर देखिए, पर का अर्थ है आन, वो, मीदा। हम्म, के ऊपर का अर्थ है पैना, के ऊपर हम क्या संबंध बोधक में लेते हैं। संबंध बोधक के अंतर्गत वहां पर जैसे कि मैं बताया, संबंध बोधक चीज नहीं हो, संबंध बोधक का अधिकरण में लेते हैं, तो उस समय हम लोग इसीलिए अधिकरण में मे पर कोई बताया, लेकिन अंतर आप पूछे थे पर और के ऊपर में अंतर थी। के ऊपर संबंध बोधक, के नीचे के ऊपर कर्ता हम्म, या कर्ता संज्ञा या सर्वनाम के साथ में संबंध जोड़ते हुए रखते हैं, के ऊपर के नीचे ताकि का प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, पर और के ऊपर में अंतर आप पूछे थे। पर का अर्थ है एग्जैक्टली उसी पर, के ऊपर का अर्थ है पर से हटकर ऊपर, यानी अच्छा, मेज किताब है, बल्ल मीद पुस्तकम उन्नति, मेज के ऊपर किताब है, बल्ल पैना, मतलब बल्ल को కొద్దిగా పైన बल्ल और जो वस्तु किताब है उसके बीच में कुछ डिस्टेंस है कभी। उसी प्रकार पेड़ पर कौवा है, చెట్టు మీద కాకిడు, पेड़ के ऊपर बंदर है, यानी कौवे से भी ज्यादा ऊपर स्थान है, पेड़ पर एकदम ऊपर है बंदर। आप समझ में आया हो? यस सर, हाँ सर सर। अब अप और आन के बीच में अंतर, अप का अर्थ भी क्या है, इंग्लिश में अप बोलते हैं। हम्म, अप का अर्थ क्या है, जैसे पहले हाँ, सेम उसी प्रकार अपसाइड आप बोलते हैं, अपसाइड ऑफ द ट्री, हाँ, monkey is upside of the tree, cow throw on the tree। आपका एकदम ऊपर, यानी के ऊपर का अर्थ है एकदम ऊपर, पर का अर्थ है उसी पर। एग्जैक्ट। ठीक, राइट। कारक हो गए और कारक के बाद में उपसर्ग प्रत्यय हो गया। उसके बाद में हम एक अमूल्य वस्तु है, अमूल्य टॉपिक है, ये है काल। का, काल भी आपको मतलब काल के ज्ञान के बगैर हम लोग पढ़ा नहीं सकते, बात भी नहीं कर सकते, इसलिए मैं ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं है, मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, एक बार देखेंगे काल क्या है। काल यानी अंग्रेजी में टेंसेस कहते हैं, तेलुगु में कालम। ये सब जानते हैं कि काल के तीन वेद है। तीन वेद क्या है, अ, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये कॉमन है। काल का अर्थ है क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। तो हम देखें, समय कितना हो एक बार बताइए, क्योंकि समय ज्यादा हो गए तो फिर 9:15 बजे मुझे बताइए, 10 मिनट बाकी है ना। काल के अंतर्गत हम देखेंगे, जैसे मैंने खाया था, कौन से काल में है, भूतकाल सर। कल मैंने खाया था। और मैं खा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, वर्तमान काल सर। मैं खाऊंगा, भविष्य काल सर। भविष्य वेरी सिंपल। अब हम देखें, मैंने खाया था, इसमें सहायक क्रिया क्या है, ने, भूतकाल से हेल्पिंग वर्ब। ने सर, ने ने कारक है ना माँ, कर्ता प्रत्यय। कर्ता के साथ क्या है? हाँ, था। हाँ। जैसे कि भूतकाल में अंतिम में था, की, थे आते हैं,
या ई ये आते हैं, हम्म। आ ई ए, रा री रे आते हैं। వెరీ సింపుల్. భూతకాలము यानी గడిచిపోయిన కాలం, यानी తాతలు వచ్చి భూతాలు అయ్యింది. అవి ఏం చేశారు? యాయిరే యాయిరే డ్యాన్ చేశారు. వెరీ సింపుల్, బచ్చం కుంజన అని భూతకాలంలో భూతాలు తాతీలు తాతీతేలు. सकर्मक क्रिया वाले शब्दों में ही ने का प्रयोग होता है, बाकी शब्दों में ने का प्रयोग नहीं होता। सकर्मक क्रिया होकर भूतकाल में है तो वहां पर कर्ता के साथ में ने का प्रयोग होता है। अपूर्ण भूतकाल में ने का प्रयोग नहीं होता। भूतकाल के भेद हम देखेंगे बाद में। केवल भूतकाल पहचानने के लिए आपको मैं ये सेंटेंस बताया। ये है भूतकाल में आया सब जो भी सहायक क्रिया करके खाती थे या ये मैंने पढ़ा, यहाँ पर या ये कुछ नहीं आया, खाती थे नहीं आया, केवल पढ़ा आ की मात्रा से एंड होता है। इसलिए बताया आ ई ए का भी प्रयोग होता है। और मैंने पढ़ा था का प्रयोग हुआ। मैंने पढ़ाया था या और था का प्रयोग हुआ। ये हम देखें। इसके बाद में दूसरा मैं वर्तमान काल में बताया था, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं वर्तमान काल है। इसका सहायक क्रिया क्या है? हूँ। हूं एम। मैं का अर्थ आई, हूं का अर्थ एम। हूं केवल मैं के लिए प्रयोग होता है। मैं हूं ना बोलते, मैं है ना नहीं बोलते, मैं हूं ना बोलते। बच्चों को समझाना यही, क्योंकि आप समझते हैं। हाँ, तो बच्चों और क्या है यहाँ पर? तू है, तुम हो, हो, हैं, आप है, हम हैं, हम यह वह है, ये हैं, वे हैं, ये हम सब जानते हैं। तो वहां पर देखिए केवल अंतिम में हूं, है, हो, हैं, इन चारों का ही प्रयोग हुआ। वर्तमान में वर्तमान लो और क्या इस प्रकार प्रयोग देखिए, मैं खाता हूं क्रिया के साथ में ता का प्रयोग हुआ। मैं खाती हूँ क्रिया के साथ में ती का प्रयोग हुआ, यानी क्रिया के मूल धातु के साथ। हम खाते हैं తే का प्रयोग, यानी वर्तमान కాలంలో క్రియా మూల ధాతు వెంట తాకి తేలు వస్తాయి, अंतिमలో हूं, है, हैं, हो ఉంటాయి। जिस प्रकार मैं के लिए हो का प्रयोग होता है, मैं हूं ना बोले ना हूं, इसी प्रकार तुम के लिए हो का प्रयोग होता है। हो किसी दूसरे के लिए नहीं होता, केवल तुम के लिए ही होता है। अब बाकी बचते कौन है और है एक वचन के लिए होता, है बहुवचन के लिए होता, बस इतना ही। तो वर्तमान काలంలో వాతలు వస్తాయి, హాయి ఉండదు। వా మీన్స్ వర్తमान काल, తా వాతావరణం, తా మీన్స్ తాకీతే क्रिया के मूल धातु के साथ में హాయిగా ఉండదు। ఆ మీన్స్ हूं, है, हैं, हो, ये ब्लेंड सिंबल। और इसके बाद में हम देखें भविष्य काल। काल, हाँ, मैं येगा, खाऊंगा, खाएगा, खाएगी, खाएंगे। अंतिम में कौन सा आया? मैं के लिए होऊंगा सर। गा गी के। हम्म। हाँ, तो भविष्य काल में पहला अर्थ क्या है? भा। भा का अर्थ भविष्य का, उसका ब्रांड सिंबल है गा गी के। तो मिला के पढ़ेंगे हम लोग, भगा, भगी, भगे। రాబోయే కాలాన్ని భవిష్యత్ కాలం అని, రాబోయే కాలం ఎండాకాలం, భగా ఎండలు మండుతాయి, భగా భగి భగే, ये इसके ब्लैंक सिंबल। सर परिवर्तन में कैसे करेंगे सर? वेरी सिंपल सर, मैं खाता हूं, इसका परिवर्तन क्या होगा? मैं खाऊंगा। क्या परिवर्तन प्रोनाउंस करके देखेंगे हम लोग। यहाँ पर बोर्ड नहीं है इसीलिए थोड़ा दिक्कत है, फिर भी आपको समझाने की कोशिश करूँ। मैं खाता हूं, मैं आया, खाता आया, हूं आया। इसका परिवर्तन भविष्य काल में हम देखें, मैं खाऊंगा।
वर्तमान काल में खाता हूँ, अंतिम में हूँ है। भविष्य काल में खा हूँ के में ही हूँ का प्रयोग होगा। हूँगा यहाँ पर हूँगा वचन का है, यहाँ पर हूँ स्वर का, और ता के लिए किसका प्रयोग हुआ? रा का प्रयोग हुआ। इस प्रकार बदल गया भविष्य में रा के रूप में। और क्या परिवर्तन वहां पर थोड़ा सा उधर इधर हो जाता है भविष्य काल ना, भविष्य तार मारू होता है। वेरी सिंपल। इसी प्रकार हम लोग पहचान सकते हैं, इतना बड़े भी सेंटेंस क्यों ना हो, हम लोग वेरी सिंपल, हम लोग अंतिम में ही परिवर्तन होता है, सामने कुछ परिवर्तन नहीं। ये ये रही बात। इसके बाद में हम देखेंगे वर्तमान काल के भेद कितने हैं। वर्तमान काल का अर्थ क्या होता है? वर्तमान काल वर्तमान समय में होने वाली क्रिया से इसका संबंध होता है, उसे हम वर्तमान काल के, वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के वेद कितने हैं? हम्म, 3 चार वेद। 3 हाँ, 3 है या 4 है? 3 वेद हैं। पुस्तक में 4 है क्या? 3 वेद हैं। तो हम देखें वर्तमान काल के 3 वेद क्या है। सामान्य वर्तमान काल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है? मैं खाता हूँ, लड़का पुस्तक पढ़ता है, ये सामान्य वर्तमान काल। और इसके बाद दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल बोलते हैं इसे। तात्कालिक और अपूर्ण सेम है। इसे अंग्रेजी में कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे हम हिंदी भाग की किताब पढ़े थे, उसमें मैं जाता हूँ पहला सेंटेंस होता है, दूसरे में क्या होता है? मैं जा रहा हूँ। रहा का अर्थ है इंग अपूर्ण, फॉर्म्स। अपूर्ण। पूर्णम అయిపోలే, अपूर्णम रहा, उन्नति रहा मीन्स ఉండేది। जैसे क्या अंतर है सर दोनों में? मैं जाता हूँ और मैं जा रहा हूँ में। मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ। कोई दोस्त आपको फोन करते हैं, दोस्त बोलेगा, आपको प्रश्न पूछेगा, क्या कर रहे हो यार? "यार, मैं खाता हूँ। अरे यार जल्दी कराओ यहाँ पर वो, अच्छा फंक्शन है, दावत है। अरे नहीं यार मैं खाता हूँ। अरे आइए ना, क्या बनता है? जब हम बोले मैं खा रहा हूँ, मैं खाना मिला लिया, आपको खा रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो भी कार्य होता है वो होता रहता है, तो उसे हम कहेंगे अपूर्व वर्तमान काल। खा रहा हूँ उस प्रकार है, रहा का प्रयोग। और इसके बाद देखिए संदिग्ध वर्तमान काल। वर्तमान में भी संदिग्ध है, इस प्रकार है। लड़का पढ़ रहा होगा, पढ़ रहा होगा। संदिग्ध में होगा, होगी का प्रयोग होता है। अभी कार्य हो रहा है लेकिन फिर भी होगा। लड़का पढ़ रहा है, क्या कर रहा है बच्चा? ऊपर लड़का पढ़ रहा हो, क्या कर रहा है बच्चा? ऊपर कमरे, ऊपर कमरे में बैठा बैठा हुआ है बच्चा, क्या कर रहा है? पढ़ रहा होगा। तो इस प्रकार ये संदिग्ध 3 प्रकार है वर्तमान का। और हम देखिए भविष्य काल। भविष्य काल के भेद 4 है। तो हम देखें, पहला है सामान्य भविष्य, सिंपल फ्यूचर। ये कॉमनली जैसे मैं बताया था, लड़का पुस्तक पढ़ता है वर्तमान में, तो इसका भविष्य में लड़का पुस्तक पढ़ेगा। ये सामान्य है, इसमें कुछ ये नहीं है। सातत्य बोधक, सातत्य बोधक का अर्थ है अपूर्व भविष्य। जैसे यहाँ पर अपूर्व में क्या आया? रहा आया, उसी प्रकार रहे को जोड़कर हम लोग लिखते हैं प्रश्न। देखिए लड़का पुस्तक पढ़ता रहेगा, लड़का पुस्तक पढ़ता रहेगा। फ्यूचर कंटिन्यू, लड़का पुस्तक पढ़ता रहेगा। और थर्ड वन है देखिए पूर्व भविष्य, कंप्लीट हो जाएगा, कल ये टाइम तक हो जाएगा। लड़का पुस्तक पढ़ चुकेगा, इसमें चुक तक का प्रयोग होता है। लड़का पुस्तक पढ़ चुकेगा, इट विल बी कंप्लीट कल तक। इंग्लिश में सही है नहीं है पता नहीं मुझे, मैं तो बोल दिया। ये तो कल तक कंप्लीट हो जाता है, ये टाइम तक। लड़का पुस्तक पढ़ चुके।
और चौथा है संभाव्य भविष्य। संभाव्य भविष्य, संभवत, मे बी, हो सकता तो। देखिए, लड़का पुस्तक पढ़े, जैसे मन करता है पाठ में, मन करता है सूरज बनकर आसमान में कोई दौड़ करो, लगाता हूँ, लगाऊं, दौड़ लगाऊं। लगाऊं, ये वाला है संभाव्य भविष्य। अगर हो सका तो मेरा मन करता है मैं भी सूर्य बनकर, सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगूं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अखड़ कर दिखाऊं। दिखाऊं। ये है संभाव्य भविष्य। इंद्रधनुष के झूले में झूले, ए के ऊपर, ऊपर अनुस्वर आता है, अनुस्वर आता है। ये है। तो हम देखें, ये संभाव्य भविष्य। फिर एक बार दोहराऊं, वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल, और उसके बाद में अपूर्ण यानी तात्कालिक वर्तमान काल, और उसके बाद में संदिग्ध वर्तमान। सामान्य वर्तमान काल लड़का पुस्तक पढ़ता है, अपूर्ण वर्तमान काल लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, संदिग्ध वर्तमान काल लड़का पुस्तक पढ़ रहा होगा। उसके बाद भविष्य में हम देखें, लड़का पुस्तक पढ़ेगा, सामान्य भविष्य। अपूर्ण भविष्य, इसी को हम कहेंगे सातत्य बोधक भविष्य। लड़का पुस्तक पढ़ता रहेगा, इट मीन कंटिन्यूअस में पढ़ता रहेगा। और पूर्ण भविष्य में लड़का पुस्तक पढ़ चुकेगा, चुक सक का प्रयोग। संभाव्य भविष्य में देखिए, लड़का पुस्तक पढ़े, समय तक हो सके तो पढ़े, पढ़ेगा। आप पुस्तक पढ़ें, आऊं, जाऊं, ये सभी संभाव्य भविष्य। और देखिए भूतकाल, ये भूतकाल के भेद हैं 6 प्रकार। बीता हुआ समय का बोध करता है भूतकाल। इसके अंतिम वाला मैं आपको बताया, लैंड सिंबल्स, ताकि थे ताकत अच्छी भूताल आइए ध्यान करते हैं, इस प्रकार बताया। बुरा मत समझिए, खाली लैंड सिंबल के लिए बता रहा हूं मैं इस प्रकार। और इसके अंतर्गत हम देखेंगे सामान्य भूतकाल, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, लड़के ने पुस्तक पढ़ी, पिलवाड़ पुस्तक चल, लड़के ने पुस्तक पढ़ी। आसन्न भूतकाल में देखिए, अभी अभी होता है, आसन्न का अर्थ अभी, समय आसन्न में हिंदी होता है, अभी अभी। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, हाँ, यहाँ पर याद रखना है, सेंटेंस में है आया तो वो वाला वर्तमान बताया, लेकिन है के साथ में उसी सेंटेंस में ने का प्रयोग हुआ तो वो वाला आसन्न भूतकाल है, ये याद रखना। आसन्न भूतकाल, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, अभी अभी पढ़ी है, इपड़े వచ్చిందా, వచ్చినరా, ఇప్పుడే, ऐसा बोलते हैं, अभी अभी हो। और देखिए पूर्व भूतकाल, लड़के ने, पास्ट परफेक्ट यानी पूर्व भूतकाल का पास्ट परफेक्ट, लड़के ने पुस्तक पढ़ी थी, कंप्लीटेड, ऑलरेडी पढ़ लिया, पढ़ी थी, చదివి ఉండేను। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, सामान्य, పిల్లవాడు చదివాడు। लड़के ने पुस्तक पढ़ी थी, చదివి ఉండేను, कंप्लीटेड। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्व में क्या आना है, रहा बोल के बताया था मैं आपको। देखिए अपूर्व में क्या आता है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा था, जब मैं देखा उस समय लड़का पुस्तक पढ़ रहा था, कहा था वो, చదువుతూ ఉండేను, लड़का पुस्तक पढ़ रहा था, చదువుతూ ఉన్నాడు, చదువుతూ ఉండేను, पढ़ रहा है, फिर किसमें आएगा, वर्तमान, पढ़ रहा था, अपूर्व भूतकाल। और अंत ये है संदिग्ध भूतकाल, ये अपूर्व भूतकाल में ने का प्रयोग नहीं होता, वहां साइड में लिख सकते हैं आप। और संदिग्ध यानी डाउटफुल,
लड़के ने पुस्तक पढ़ी होगी, लड़के ने पुस्तक पढ़ी होगी। मैं केवल एक ही सेंटेंस के लेकर लिया, वर्तमान, भविष्य और भूत में। आप एक बार उदाहरण सहित देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी होगी। अंतिम वाला है हेतु हेतु मजबूत का। यदि तुम आते तो मैं जाता, यदि तुम आते तो मैं, यदि तो का प्रयोग होगा। यदि तुम आते तो मैं जाता, यदि आप आते तो मैं जाता, यदि लड़का पढ़ता तो उत्तीर्ण होता। ये है काल से संबंधित बातें। आज हम कारक चिन्हों के बारे में, उपसर्ग प्रत्यय और काल के बारे में इस क्लास में, इस कक्षा में सुने हैं। इसमें कुछ संदेह हो तो चार्ट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एक दो बातें मुझे पूछ सकते हैं। अभी समय होता तो मैं बताऊँ। समय कितना हो रहा है अभी? समय के अभाव के कारण मैं जल्दी जल्दी पढ़ाना पड़ा, तो संदेह हो तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। कृपया आप सभी ध्यान दें, हर दिन लिंक भेजने की जरूरत नहीं है। एक दिन का लिंक आप सेव करके रखिए, उसी को 8 बजे ज्वाइन हो सकते हैं, उसी को दबा के। ठीक है सर। और कुछ संदेह हो तो पूछिए। संदेह नहीं है, समझ रहा हूँ मैं। काल में कुछ संदेह है क्या वहाँ? नहीं सर, थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं है सर, वॉइस वाइस वॉइस प्रॉब्लम्स। कहाँ पे आपको दिक्कत पहुंची है, थोड़ा बताइए। मैं उसको पूर्ण विवरण बताने की कोशिश करूंगा, बताने का कोशिश करूंगा। ये ये नेट के वजह से या वहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, पता नहीं है सर। थोड़ा वॉइस थोड़ा बड़ा करके बोलिए सर कल से। ठीक है, यहाँ तक हो सके मैं कोशिश किया पूर्ण रूप से आपको समझाने के लिए। मतलब यहाँ पर सर मोबाइल फोन से कर रहे हैं ना, इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है कभी कभी। ठीक है सर। धन्यवाद मैम। और आज के क्लास का सर समापन करते हैं। और सर धन्यवाद सर। आप हो सके तो थोड़ा माइक्रोफोन का इस्तेमाल कीजिए सर। माइक्रोफोन, हम्म। माइक्रोफोन यानी सुझाव दीजिए मुझे। ओ स्पीकर थोड़ा आवाज ज्यादा आता है सर उससे। ब्लूटूथ रख के चलाऊं? हाँ, ब्लूटूथ के वजह से ये थोड़ा आवाज हम मीटिंग्स में देखते हैं ना सर। अच्छा, अम, माइक्रोफोन वाला। हाँ आ, थोड़ा। फिलहाल तो नहीं है मेरे पास। हाँ, ठीक है सर। ऐसा ऐसा धन्यवाद। इंतजाम है तो सुझाव वॉइस में क्लैरिटी रहता है सर ऐसा। अब इसलिए मैं ये क्लास को फिर एक बार उसमें रिकॉर्डिंग में क्लियर से आएगा, तो आप एक हाँ बार रिकॉर्ड यूट्यूब लिंक भेज रहा हूँ। यूट्यूब हाँ लिंक को जहां तक हो सके। और बात ये है, सब्सक्राइबर्स 50 क्रॉस हो गए समझो, अपन यूट्यूब लाइव में देख सकते हैं। लाइव में और क्लियर है, ठीक है सर ठीक। जूम से भी ज्यादा यूट्यूब लाइव में आएगा। वो सब्सक्राइबर्स के लिए जहां तक हो सके शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को क्लासेस सुनने के लिए बताइए। सबको लाभ भी हो ठीक सकता है, है सर मैं समझ रहा हूँ। ठीक है ठीक है यूट्यूब सर। लिंक पे देख रहे हैं आप सभी? हाँ देख रहे हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से सहयोग दिए मुझे इस कक्षा के लिए। और कल हम देखिए, आज के लिए एक प्रश्न आपके सम्मुख रखा था। मैं कौन सा प्रश्न रखा? आ, कल प्रश्न रखा भी और प्रश्न का उत्तर भी दिया। दाता दाता बहुवचन, दाता कौन बहुवचन पूछे सर। कौन सा वहाँ? दाता दाता बहुवचन दाता बहुवचन नहीं मैं पूछे सर। दाता का लिंग परिवर्तन, लिंग कौन हाँ सा है पहचानने के लिए पूछा, और लिंग परिवर्तन कीजिए पूछा था। दाता का स्त्रीलिंग क्या है पूछे सर। हाँ जी, हाँ। आ, धात्री दात्री उत्तर बताया। नहीं, आज के लिए कुछ मैं आपको प्रश्न दिया, प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे बताया था। ये है, मैं पाठशाला को जाता हूँ, ये गलत है। मैं पाठशाला जाता हूँ, इस प्रकार सही है। तो कहाँ को लिखना, कहाँ को नहीं लिखना, मैं आपको
पूछा था। फिर बाद में मैं ही समझाया, प्राणीवाचक चिन्हों के साथ में को का प्रयोग होता है। प्राणीवाचक के लिए को का प्रयोग होता है सर, अप्राणीवाचक के लिए को का प्रयोग नहीं होता है सर। बच्चे बोलेंगे मैं स्कूल को जाता हूँ, नहीं नहीं बोलना है, ये ऐसा गलत है। मैं स्कूल जाता हूँ करेक्ट है, इस प्रकार बताना है। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। सभी प्रश्न ऐसे भी ला सकते हैं, आसान लगते हैं लेकिन ऐसा घुमा फिरा के दे सकते हैं, इसीलिए मैं आपको समझा। आपको भी धन्यवाद सर, इतना मेहनत कर रहे हैं आप हमारे लिए। करेंगे करेंगे अवश्य धन्यवाद सर। करेंगे, सदा हिंदी की सेवा में रहेंगे। हिंदी से हम लोग जीवन यापन हो रहा है, इसलिए हिंदी की सेवा में अनवरत प्रयास करेंगे और अच्छा ज्ञान प्राप्त, आपसे भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे अच्छा मौका है। आप जैसे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं मुझे भी अच्छा लगा। सर आप एग्जाम होने तक वो वीडियोस ऐसा ही डिलीट मत कीजिए सर, आप जो भेज रहे हैं ना जी जी वीडियोस भेज रहे हैं ना सर, जी और जी, एग्जाम खत्म होने तक रहने दीजिए सर। ये हमेशा के लिए यूट्यूब में रहेंगे भी, आप उसमें ठीक लिख है के सर, रहेंगे। हाँ, ठीक है सर, इससे सब्सक्राइब करके रखिए, कभी भी आप देख सकते हैं अपने मोबाइल। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि सभी को। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर।